नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम से संबंधित ये टेस्ट सीरीज, जिसे हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं केवीएस और डीएसएसबी जैसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। इसके अलावा अगर आप टेट, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये वीडियो, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो है तो उसे क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे मैंने बताया आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट एप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। टीचिंग ऑफ मैथ्स के अंदर जब हम आते हैं और उसमें ये पूछा गया आपसे सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, जो अगर आप असेसमेंट की बात करने किसी बच्चे की लर्निंग एबिलिटी और डिसेबिलिटी को अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख पा रहा है या प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है, मतलब बेस्ट असेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको बताना है कौन सा है। तो ये 4 टेस्ट आपको दिए गए हैं, 4 में से 1 सही है, बाकी 3 गलत होंगे। तो आपको बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है या बेस्ट टेस्ट कौन सा कंडक्ट करा सकते हैं आप जब आप टीचिंग ऑफ मैथ्स की बात करें। तो ऑप्शन है आपके पास ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकंड टेस्ट है आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट। थर्ड यानी सी ऑप्शन है आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट, और डी ऑप्शन है आपके पास अचीवमेंट टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट है, इनमें से आपको बेस्ट आंसर आपका आइडेंटिफाई करना है। और चलिए आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर बाद में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका बी यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब हम टीचिंग ऑफ मैथ्स की बात करते हैं, अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, इसके अंदर एप्टीट्यूड मीन्स होता है कि किसी भी चीज के बारे में आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी योग्यता कैसी है, आपके दृष्टिकोण कैसा है, उसके बारे में टेस्ट करना। ठीक है, इसमें मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन आप गलत करते हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने टेस्ट कंडक्ट किया, स्कोर कितना है, बस आपकी रैंक डिसाइड कर दी गई। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है कि इसमें भी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, रैंक डिसाइड होती है, पर साथ ही साथ इसके एक बात और की जाती है, एडिशनल चीज जो इसके साथ की जाती है, जहां भी आप लैग करते हैं, आपका स्कोर कम आता है या एरर करते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक को रिपीट ना करो फ्यूचर में, उसके लिए उस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। इसलिए इसे मैथ्स में बेस्ट टेस्ट कंसीडर किया जाता है। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल या एस्पिरेंट किसी एग्जाम के लिए कंडक्ट किए हैं, उनके लिए वो एग्जाम, और उस एग्जाम के अंदर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को अगर उठाना है उसके अंदर से, यानी उनको सिलेक्ट करना है, तो बाकी अदर को कैसे स्क्रीनिंग करके निकालें, ठीक है, मतलब उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और बात करें अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जैसे आप क्लास में कोई टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने के बाद क्या चेंजेस आए उसे स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप पहले एक प्री टेस्ट लेते हैं, फिर आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद एक पोस्ट टेस्ट लेते हैं। तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में जो भी डिफरेंस आता है मार्क्स में या जो भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, उसे हम अचीवमेंट मानते हैं। तो उस अचीवमेंट टेस्ट को ही यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जो टीचिंग के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कॉन्सेप्ट मैप आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बाय। कि टीचिंग आप किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, सोशल स्टडीज में मान लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आप टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें मैप को यूज कर रहे हैं, यानी कि मानचित्र को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या शो करता है, क्या अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी, डी। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में बोला गया कि ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरिया, कि 2 डिफरेंट कंटेंट एरिया हो सकता है, वहां से आप नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है बी ऑप्शन में, फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल, किसी स्पेसिफिक डिटेल के ऊपर फोकस किया जाता है मैप को यूज करके। सी ऑप्शन है आपके पास, सी में बोला जा रहा है आपसे प्रियोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, कि स्टडी के लिए किसी कंटेंट को आप प्रियोरिटाइज कर रहे हैं, यानी कि उसकी प्राथमिकता बना रहे हैं, इसके अंदर ये बोला गया है। और डी में आपसे बोला गया इंक्रीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास लर्निंग के लिए उसे लॉजिकली एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है। तो बेस्ट आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर है इसका डी, यानी कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैप जब आप यूज करते हो तब आप क्या करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप ये बता रहे हैं कि इंडिया में कितने स्टेट है, कितने कैपिटल है, तो ऐसे लिस्ट बनाना तो याद नहीं है। तो लेकिन आपने क्या किया, जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपने बोला बेटा पहले ऐसा करते हैं, नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, यानी ऊपर से नीचे। तो आपने सबसे पहले बताया JNK है, JNK के बाद आप बोल रहे हैं कि हिमाचल है, हिमाचल के बाद हरियाणा और इधर साइड में पंजाब है। ऐसे करते 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 अब लास्ट में बोल रहे हैं कि तमिलनाडु और केरला है। तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते, इसी में आप ये बोलते हो कि अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर आप गुजरात की तरफ मूव कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप मूव कर रहे हो। तो एक डायरेक्शन आपने यूज किया, एक मैप को एक सेंट्रलाइज तरीके से यूज किया। तो इसमें क्या किया आपने, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसे आपने एक ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसे पढ़ना समझना एक लॉजिक लगा के लॉजिकल तरीके से उसको स्टोर करना भी इजी होता है और फिर इसका यूज भी करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया डी, हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। अब अल्बर्ट बंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कनाडा अमेरिका बेस्ड एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी काफी थ्योरीज दी है साइकोलॉजी में। तो आपको उसके रिगार्डिंग में, सोशल लर्निंग के रिगार्डिंग में आपके पास ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू का मतलब यहाँ करेक्ट है, बाकी अदर देन दैट 3 स्टेटमेंट में यहाँ पर रॉन्ग है। एक सही है, बाकी 3 गलत है। आपको आइडेंटिफाई करना है सही वाला कौन सा है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रियोरिटी इन स्कूल। कि इनका कहना है कि सोशल लर्निंग के लिए प्ले जो है, खेलना जो है बहुत जरूरी है और इसको स्कूल की करिकुलम में एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए, बहुत अनिवार्य होना चाहिए इनका कहना, और इसको प्रियोरिटी दी जानी चाहिए, ऐसा कहना है अल्बर्ट बंडूरा का। नेक्स्ट बोला जा रहा है, मॉडलिंग इज ए प्रिंसिपल वे ऑफ लर्निंग टू लर्न। कि मॉडलिंग करना, एक मॉडल की तरह प्रेजेंट करना किसी चीज को, वो एक तरह से प्रिंसिपल वे ऑफ लर्निंग है, ये बोला जा रहा है हमारे अल्बर्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट सी ऑप्शन में आपसे बोला जाए, एन अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस कैन बी हार्म अ चाइल्ड। कि किसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं है, अगर उस तरह की जो क्राइसिस है ये बच्चे के लिए हार्मफुल है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए ये हार्मफुल है, ऐसा बोल रहे हैं सी ऑप्शन में। और लास्ट ऑप्शन आपके पास जो डी है, डी में आपसे बोला जा रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है सोशल डेवलपमेंट के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट है, वो डिफरेंट है, ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी सोशल लर्निंग के लिए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपके पास। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि अनरिजॉल्व क्राइसिस कैन हार्म अ चाइल्ड। कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ले रहे, कोई ऐसी क्राइसिस आप लेके चल रहे हैं बच्चे के सामने जो कि सॉल्व नहीं है। मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो वो एक तरह से क्राइसिस है। और उस बीच अगर आप जाकर के सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो वो फिर वो प्रॉपर जो आप आउटपुट जो चाहते हैं वो आउटपुट आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, जो आप चाहते हैं कि बच्चे चीज को ग्रोथ करे, उस चीज का बेनिफिट उठाए, जब रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो किस तरह से आप इस उम्मीद कर रहे हैं कि उसका बेनिफिट आपको बच्चे को मिलेगा? तो नहीं। तो कहने का मतलब इनका ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो अनसॉल्व है, आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, अभी भी वो प्रॉब्लम को एज इट इज लेके कैरी कर रहे हैं, और उसके साथ आप सोच रहे हैं कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हो, चेंज नहीं आ सकता। पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, देन आफ्टर आपको बच्चे पे फोकस करना है, ये बोला जा रहा है इसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व। कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या इन्वॉल्व करता है आपको ये बताना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ABCD। तो देख लेते हैं वन बाय वन एक ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जाए रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर। कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जर्नल, पहले सिंपल टर्म से लेकर के किसी स्पेसिफिक टर्म की तरफ मूवमेंट होती है, यानी कि रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर। तो ये आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो फर्स्ट ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल। किसी स्पेसिफिक टॉपिक से जब आप जर्नल टॉपिक के ऊपर जब आते हैं, तो ये जो आपका मेथड होता है, ये जो आपका प्रोसेस या अप्रोच होता है, इसे बोला जा रहा है कि डिडक्टिव रीजनिंग है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जब आप नॉलेज का एक्टिव रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं एक्टिव रूप से, तो उसे इसका पार्ट माना जाता है डिडक्टिव रीजनिंग का। और लास्ट जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है मेथड इंक्लूडिंग इंक्वायरी, लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक। कि मेथड ऐसा मेथड जो इंक्लूड करता है लर्निंग के अंदर इंक्वायरी को और ह्यूरिस्टिक वे को। तो ये पार्ट है
डिडक्टिव रीजनिंग का। तो आपको सही आंसर आपका आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट, तो एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब ये है कि किसी जनरल टॉपिक से जब आप स्पेसिफिक की तरफ जब मूव करते हैं, ठीक है, तो उस अप्रोच को हम कहते हैं कि ये जो अप्रोच जो शामिल होता है वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न ए कॉन्सेप्ट एंड यूज इट। जब एक बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को सीखता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है, एंड प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर, और उसका जो प्रैक्टिस है उसको हेल्प करता है कि जो भी उसने एरर किया उसको रिड्यूस करता है। पहले ज्यादा गलती करता है, मान लीजिए आपने कोई मैथ्स का सम्स दे दिया आपने सॉल्व करनी बच्चे को, ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, पहले मान लीजिए 10 मिस्टेक कर रहा है, फिर प्रैक्टिस करा रहे हैं आप 10 की जगह फिर 8 मिस्टेक हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2, तो धीरे धीरे पहले वो गलतियां कर रहा था, फिर बाद में गलतियां कम कर रहा है, और लास्ट में जाके उसने गलतियां करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये जो चीज है, ये जो चीज आ रही है, रिड्यूसिंग द एरर कमिटेड बाय देम, कि जो उसने जो एरर किया था, एरर को कम करता चला जा रहा है, तो ये क्या है, अब किसके बारे में आपको बता रहा है, दिस आइडिया वाज गिवन बाय, ये जो आइडिया है किसने दिया था। तो 4 साइकोलॉजिस्ट के नेम्स गिवन है, डिफरेंट है, तो आपको बताना है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास E.L. थॉर्नडाइक, बी में आपके पास जीन पियाजे, सी J.B. वॉटसन, और डी में आपके पास है लेव वाइगोत्स्की। तो ये चारों में से सही आंसर क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपने साइकोलॉजी में जो थ्योरीज है, थ्योरीज को अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, और एग्जाम में 2-3 थ्योरी तो आपसे पूछी जाएगी, आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो जाइए। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसा भी एग्जाम हो आराम से क्रैक कर सकते हैं, चाहे सीटेट हो या फिर DSSB के सब में ही पूछे जाते हैं। तो अगर एक बार अटेम्प्ट करिए फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर इसका ए है, E.L. थॉर्नडाइक। आपने अपने टीचिंग कोर्स के ड्यूरेशन में आपने पढ़ा होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है ये थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। इस मेथड में क्या होता है कि बच्चा पहले ट्राई करता है, यानी कि ट्राई करता है फिर मिस्टेक करता है, ट्राई करता है मिस्टेक करता है, ट्राई करता है मिस्टेक करता है, जो एरर्स हो रहे हैं फिर एरर्स के ऊपर स्टडी करके धीरे धीरे एरर को मिनिमाइज करता है, कम करता है, और इस तरह जो चीजों को सीखते हैं, ठीक है। जो लर्निंग का ये जो थ्योरम है, कह लीजिए ये जो मेथड है आप कह सकते हैं, ये जो है ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। बाकी आपको जीन पियाजे के बारे में भी पता होना चाहिए, J.B. वॉटसन के बारे में भी पता होना चाहिए, वाइगोत्स्की के बारे में। जीन पियाजे का जो मेनली जो फोकस था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर था। हाँ, वॉटसन का भी कॉग्निटिव का था, पर ये सोशल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ था, ठीक है। और इसी तरह से वाइगोत्स्की ने भी डेवलपमेंट को ही ज्यादा फोकस किया था। यानी कि ये जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रिलेट करके ही चीजों को काफी रिसर्च किया इन लोगों ने, इसलिए ये लोग काफी फेमस भी। और इनकी जो थ्योरीज हैं आपकी 1 by 1 सबकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, जो कि हमेशा पूछी जाती है। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में आप जरूर स्टडी करिएगा। अगर आप चाहते हैं इनके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मैं बना भी सकता हूं, और जीन पियाजे के ऊपर इसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज डिस्कस किया उसके अंदर, तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद द इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको बताना है कि उससे रिलेटेड कौन सी स्किल जो है ये एसोसिएट है। इन चारों में से कोई एक स्किल है जो कि एसोसिएट है, जो जुड़ी हुई है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है जो कि भावुक या जो होते हैं, जो इमोशनली जो बोलते हैं ना, कुछ लोग इमोशनली ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, जो उसका एक एप्टीट्यूड होता है, उसकी इंटेलिजेंसी होती है, तो उससे रिलेटेड कौन सी स्किल ज्यादा यहाँ पे एसोसिएटेड है, ज्यादा वेटेज दी गई है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि मेमोराइजिंग, कि जो ज्यादा याद करता है वो ज्यादा ही इमोशनल होता है, ऐसा बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है मोटर प्रोसेसिंग, जो मोटर डेवलपमेंट जो होता है, ये मोटर प्रोसेसिंग स्किल की सबसे ज्यादा अच्छी है, मतलब कहने का मतलब ये मोटर डेवलपमेंट जिस बच्चे का अच्छा हुआ है वो इमोशनली जो है वो ज्यादा मतलब बेटर है, वो या फिर बोले हम इमोशनली वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट सी में बोला गया है, सी में आपसे बोला गया है इनवाइजिंग में, यानी कि किसी चीज के बारे में पहले से ही आप परिकल्पना बना ले रहे हैं, उसके बारे में पहले से हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, वगैरह वगैरह। और डी में आपसे बोला एम्पैथी
से रिलेटेड है, जो कि एम्फेथाइजिंग जो है, जो सबसे ज्यादा किसी की चीज के ऊपर एम्फेथी रखता है, वो ज्यादा एसोसिएटेड है इमोशनल इंटेलिजेंस से। करेक्ट आंसर क्या है, आपको ये चूज करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, यानी कि एम्फेथाइजिंग। एम्फेथाइजिंग का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो किसी भी चीज को लेकर एम्पैथी जो रखता है किसी चीज, किसी पर्सन को लेकर के, किसी थिंग्स को लेकर के, वो इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंस है, ये बोला जा रहा है, और वो इमोशनली ज्यादा एसोसिएटेड स्किल ये है इसके अंदर। करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट एंड कंपेल ए बिहेवियर रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट पर्सन। क्या आपको ये बताना है कि इनर फोर्स जो हमारे अंदर से आती है, वो स्टिमुलस और जो हमें कंपेल करती है किसी बिहेवियर रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, अपने किसी व्यवहारिक कार्य का एक्टिविटी के लिए जो हमें इम्पेल करती है, हमें को एक तरह से जोर लगाती है, हमारे अंदर से जो आता है फोर्स जो आता है, वो किससे रिलेटेड है? जो 4 जो टॉपिक आपको दिए गए इनमें से कौन किससे रिलेटेड आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट आपके पास मोटिव है, सेकंड आपके परजर्वेंस है, और सी में आपके पास है इमोशन, और डी में आपके पास है कमिटमेंट। और आपको जो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, ये साइकोलॉजी में जो टर्म्स यूज किए उससे कोरिलेट करके आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका ए है। ए यानी कि इसका जो आंसर है मोटिव, कि किसी चीज को लेकर अगर आप किसी काम को करने में अगर आपका मोटिव रहता है, तो आप क्या होता है, आपकी इनर फोर्स आपके अंदर लगती है, बार बार आप स्टिमुलेट होते हैं किस काम को लेकर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले एक थ्योरी है जिसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया आपसे, कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल जिन्होंने डॉग लिया हुआ है, आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अपने लोगों ने पढ़ा हुआ है, कि उसमें क्या होता है, जो डॉग होता है उसको बार बार पहले बेल बजाई जाती है, ठीक है, उसके बाद उसे कुछ खाना दिया जाता है, तो यानी कि वो कंडीशनिंग हो जाता है कि बेल जब भी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। तो ठीक है, तो एक बार क्या किया जाता है कि बेल बजा दी जाती, खाना नहीं दिया जाता है, लेकिन वो स्टिमुलेट हो चुका है उस चीज के लिए कि बेल के बाद खाना मिलेगा, लेकिन नहीं दिया जाता, तो उसके मुंह में जो लार टपकती रहती है, ठीक है। तो ये एक तरह से बिहेवियर कंपेल है उसके अंदर हो जाता है कि भी बेल जब भी बजेगी, बेल के बाद उसे खाना मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं, क्लासरूम का एग्जांपल। जैसे बच्चा क्या होता है, जब भी किसी टीचर को देखता है तो हमेशा वो गुड मॉर्निंग बोलने की उसकी आदत होती है, यानी कि वो एक तरह से कंपेल हो गया कि टीचर को देखना है तो विश करना है, ठीक है। तो कई बार जब आप स्कूल के बाहर भी बच्चे से मिलते हैं, शाम को बच्चे से मिलते हैं, तो शाम को भी बच्चा क्या करता है, आपको गुड मॉर्निंग विश करता है, ठीक है। यानी कि बच्चा यहाँ पे कंपेल हो गया कि टीचर, अपने टीचर से मिला, उसने देखा टीचर है तो उसको विश किया, लेकिन ये भूल गया कि भी सुबह गुड मॉर्निंग तो सुबह बोलना होता है, शाम को तो नहीं बोलना, शाम को तो गुड इवनिंग बोलना। लेकिन वो बच्चा कंडीशनिंग हो चुका है, यानी कि एक तरह से मोटिव हो चुका है उस चीज के लिए, अंदर से मोटिवेट हो चुका है उस चीज के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन, कि मोटिवेशन के प्लेस पे उसको इंटरचेंज करके कौन सा टर्म ज्यादातर यूज किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इंसेंटिव, इमोशन, नीड और इंस्पिरेशन। अच्छा, अब यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन को गलत करने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपको लगेंगे चारों जो ऑप्शन है चारों लगभग सिमिलर है, ठीक है। और कई बार तो आपको लगेगा कि ये सिनोनिम्स हैं, भी ऐसे भी लगेंगे ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, तो ऐसा भी लगेगा। लेकिन हमें जो लेके चलना है, हमें जो एक बच्चे के हिसाब से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, इंसेंटिव है, सेकंड इमोशन है, थर्ड आपके पास नीड है, और लास्ट में जो डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन में आपके पास है इंस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसका सी है, डी है, अब सी यानी कि नीड है। अब नीड क्यों है? नीड इसलिए कि जब आपकी किसी काम को करने के लिए आपकी नीड है, मान लीजिए आपको खाना खाना है, भूख लगी है, तो भूख को मिटाने के लिए आपकी नीड है, तो उसके लिए आप क्या मोटिवेट है कि आपको खाना अरेंज करना है, या खाना कुक करना है, या खाना कहीं से गैदर करना है, ठीक है। तो यानी कि आप मोटिवेशन कहां से आता है, जब आप किसी चीज के लिए नीड है। अगर नीड नहीं होगी तो मोटिवेशन होगा ही नहीं। तो ये इंटरचेंजेबली है, अगर नीड होगी तो मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन अगर है तो कुछ ना कुछ नीड है इसके बैक साइड में जाकर के, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। कई बार आपको लग रहा होगा कि ये मोटिवेशन और इंसेंटिव एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, रिप्लेस करना अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन में आपको इंटरचेंजेबल बोला है, जिसकी वजह से इंटरचेंज होता है। इस मतलब कहने का मतलब नीड की वजह से ही आप मोटिवेट है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, हो गया करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
डैश मोटिवेट्स डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट एंड टू बी ऑब्टेन पर्सनल गोल, कि इनमें से क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है डील करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल गोल के लिए। तो इन 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्या चीजें जो आपको मोटिवेट करती है इस चीज को डील करने के लिए, जो भी आपकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनल गोल है उसको अचीव करने के लिए इनमें से सबसे ज्यादा क्या आपको मोटिवेट करती है। तो फिर आपके पास 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन की तरह ही, तो आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इफेक्टिव, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे अफेक्टिव, सी में बोला जा रहा है आपका प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड, और डी में आपसे बोला जा रहा है सेफ्टी ओरिएंटेड। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट करिए। तो सही आंसर जो है इसका, सही आंसर है आपके इसका बी यानी कि अफेक्टिव। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये इफेक्टिव अफेक्टिव दोनों एक जैसी चीज लग रही है, कि दोनों में अंतर क्या रह गया। अब बताते दोनों में अंतर क्या है। इफेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज पे प्रभाव पड़ना, ठीक है, उस पर जो अंतर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद। और अफेक्टिव का मतलब है अंतर तो आएगा इसके अंदर भी, लेकिन इसमें जो अंतर आएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। इफेक्टिव के अंदर को समथिंग चेंज, बट अफेक्टिव के अंदर जो है चेंज आएगा, और वो पॉजिटिवली जो चेंज आएगा उसकी बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो गया वो हो गया आपका बी, यानी कि अफेक्टिव मोटिवेट्स करती है आपको डील करने के लिए, जो भी आपकी पर्सनल गोल को या पर्सनल लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, कि किसी काम को पूरा किया जाए या किसी गोल को अचीव किया जाए। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो गया, करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर डेट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली, कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि लर्निंग को यानी कि अधिगम को, सीखने को सबसे ज्यादा पॉजिटिवली उसमें प्रभाव लाते हैं, ठीक है, उस पर पॉजिटिवली उस पर अफेक्ट करते हैं, आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि आपको जब एज ए लर्नर जब आपके अंदर ये डर है कि आप फेल हो सकते हैं, तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, और फिर जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि आपकी जो लर्निंग के अंदर है तो पॉजिटिवली चेंज आए, और चेंज इन बिहेवियर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये बोला जा रहा है। सेकंड में बोला जा रहा है कि कंपटीशन विद पीयर, जब पीयर के साथ यानी पीयर के जो आपके साथियों के साथ जब कंपटीशन होगा तब आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालती है पीयर ग्रुप का जो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कंपटीशन इन्वायरमेंट जब क्रिएट होता है तब जाके लर्निंग पॉजिटिवली होता है। सेकंड में बोला गया है कि थर्ड में बोला गया आपके मीनिंगफुल एसोसिएशन, जब आप किसी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को जब आप मीनिंगफुल तरीके से उसको एसोसिएट कर लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में लर्निंग को, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है आपकी लर्निंग की, और वो आपके लिए सबसे ज्यादा चेंजेस लाती है आपके बिहेवियर में, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के द्वारा। अच्छा, डी में क्या है? डी में आपसे बोला जा रहा है प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होगा स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा चेंजेस लेके आएगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो बिहेवियर में जो चेंज आएगा लर्निंग के बाद, वो सबसे ज्यादा आएगा प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कि माँ बाप अगर बच्चे के अंदर प्रेशर डालें, उसे किसी चीज के ऊपर दबाव डालते हैं, तब जाकर के जो बच्चा ज्यादा अच्छा सीखेगा। तो सही आंसर क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन की तरह। तो करेक्ट आंसर जो इसका, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि मीनिंगफुल एसोसिएशन। अब डिटेल में बात कर लेते हैं ऐसा क्यों। अगर मान लीजिए फियर रहेगा, तो फियर रहने से मतलब ये है सिंपल कि वो अपने 100% कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स पॉजिटिव तो हो ना हो, लेकिन नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोला गया कंपटीशन विद पीयर। हाँ, पीयर के साथ अगर कंपटीशन लेवल अगर है तो इसके भी चांसेस हैं कि पॉजिटिव चेंजेस लेके आए, लेकिन कई बार क्या होता है पीयर ग्रुप का प्रेशर की वजह से, अच्छा स्कोर ना करने की वजह से, कई बार क्या होता है जब जैसे अपने पुराने कुछ सालों में सुना होगा कि फला स्टूडेंट जैसे बीटेक वगैरह जब स्टूडेंट कोई करता है और स्कूल से जब सडनली जब कॉलेज में मूव करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जो लेवल ऑफ लर्निंग है, लेवल ऑफ कंपटीशन है अपने पीयर्स की तरफ से, जो अपने जो साथी लोगों की तरफ से, वो हैंडल नहीं कर पाता और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। या फिर कई बार आपने सुना होगा कि कोई
कोई बच्चा नया बच्चा है किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करता है, पुराने स्कूल से नए स्कूल में, तो पुराने स्कूल में हो सकता है उसका लेवल कम था, लेकिन अब इस नए स्कूल में उसके जैसे और भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो जो कंपटीशन उसको दे रहे हैं उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहा, उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिर जिस वजह से भी उसके अंदर क्या आती है कि पॉजिटिव चेंज आने की जगह वहां पे क्या आ जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो ये इफेक्ट है इसका, पॉजिटिवली चेंजेस तो आते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा रिएक्शन भी हो जाता है, तो यानी कि इसलिए हम इसे बेटर आंसर इससे हम चूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैंने जैसे बोला है कि मीनिंगफुल एसोसिएशन, हाँ मीनिंगफुल एसोसिएशन, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी थ्योरी जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एसोसिएट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद लर्निंग करते हैं, तो आप ये समझ लेते हैं कि इस चीज का यूज यहां पर है, ठीक है। तो आप जब ये चीज समझ लेते हैं, उस टॉपिक का, उस कंटेंट का अब डेली लाइफ में यूज समझ लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, तो आप उतने ही फोकस होकर के उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ताकि आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सके। और जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को अपनी लाइफ में भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके बिहेवियर में आ जाता है। लर्निंग तो चल ही रही है, कहने का मतलब है थ्योरी तो आपकी हो ही रही है, और साथ के साथ जब आप क्या कर रहे हो, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हो उस चीज का, तो वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यानी कि वो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल एसोसिएशन बन जाता है आपके साथ। और ये लर्निंग के अंदर हमेशा पॉजिटिव चेंज लेके आता ही आता है, प्रेशर से कभी नहीं हो सकता। प्रेशर पेरेंट्स कितना भी देते हैं, प्रेशर से हमेशा पॉजिटिव चेंज आए ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ये डी गलत हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो गया सी हो गया। वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताना कमेंट करके। अगर आपको लगता है कहीं मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, अगर आपकी तरफ से सजेशन है कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं मैं करेक्शन कर सकता हूं। और इसके अलावा भी ये आपकी वीडियो कैसे लगते हैं, आपके स्कोर क्या बन रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर अभी तक आपने ये जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को 7 बजे मैं टीचर सिलेक्शन एग्जाम के रिलेटेड इस तरह की वीडियो डेली लेके आता हूं, और सुबह 7 बजे मैं करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूं, जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो टीचर सिलेक्शन है या इसके अदर देन दैट कुछ और भी एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो काफी यूजफुल है आपके लिए। तो शाम को 7 बजे आप टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, और सुबह करंट अफेयर से रिलेटेड जो मैं वीडियो लेके आता हूँ सुबह 7 बजे, तो उसे आप लाइव अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ ही फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।